अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है फनकार एपिसोड 3। इलाहाबाद स्टेशन पर उस्ताद के साथ अड्डे के बहुत से लोग थे। सबने आज़ाद के गले में फूलों के हार डाले। उसने रास्ते में उस्ताद से पूछा, उस्ताद ये हार फूल का क्या सिलसिला है? तूने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है कि शायद मैं भी होता तो ये काम ना कर सकता। तूने दोनों अड्डों को फिर से मेरे नाम कर दिया है। तांगा अड्डे पर पहुंच गया। पूरा उखाड़ा रोशनियों से जगमग जगमग कर रहा था। दरवाजे पर लोग हार लिए खड़े थे। वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो एक एक करके हार डालने लगे। रात भर जश्न होता रहा, नाच गाने के प्रोग्राम होते रहे, मगर आज़ाद और उस्ताद थोड़ी देर के बाद ही उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। दूसरे दिन सुबह ही आज़ाद हवेली पहुंच गया और सीधा रामकली के कमरे में चला गया। रामकली उसको देखते ही गुस्से से भड़क उठी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और मुठ्ठियां भींचकर उसकी तरफ बढ़ी। आज़ाद खामोश उसके सामने खड़ा रहा। वो वाकई बहुत हसीन औरत थी। उसने फुंकारते हुए कहा, तुम कहाँ मर गए थे? मुझे तुमने क्यों कैद किया हुआ है? तुम कौन हो ये तो बताओ। आज़ाद मुस्कुरा कर बोला, मैंने तुमको आज गौर से देखा है। तुम हसीन औरत हो, मगर तुम्हारी जुबान और शायद इखलाक भी हसीन नहीं है। किरदार तो पहले ही मेरे सामने आ चुका है। आज़ाद ने कहा, तुम कौन हो? मेरे किरदार और मेरी जुबान के ठेकेदार। मैं ठाकुर त्रिलोक चंद की बहन हूँ। खूब, रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गया है। तुम क्या जलाओगे इस रस्सी को? ठाकुर को पता चल गया तो इस हवेली में आग लगा देगा। वह बिफर कर बोली, तो फिर करो ठाकुर का इंतजार। तुम्हारे सिवा क्या यहाँ पर सब गूंगे और बहरे रहते हैं? ना कोई मेरी सुनता है और ना जवाब देता है। यह हवेली मेरी है, यहाँ पर सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। सुन लिया तुमने? तुम लाख हसीन हो मगर मैं तुम्हारे हुस्न का शैदाई नहीं। मेरा नाम आज़ाद है, चौरसिया नहीं है। कान खोलकर सुन लो। अपनी जुबान को काबू में रखो। मेहमान बनाकर लाया हूँ। दुश्मन बनने की कोशिश मत करो, मेहमान ही रहो। मैं ठाकुर त्रिलोक चंद और उसके हवारियों से नहीं डरता। 2 रूप तुम्हारे सामने मेरे आ चुके हैं, मगर यही मेरे रूप नहीं है। डरो उस वक्त से जब मेरा खतरनाक रूप तुम्हारे सामने आए। आइंदा सोच समझ कर बात करना। अब मैं चलता हूँ। और आज़ाद पलट कर दरवाजे से निकल गया। वो हैरान खड़ी देखती रही कि क्या ये उसका तीसरा रूप है। वो पलंग पर लेट गया और खामोशी से लेटा रहा। 5-7 मिनट के बाद मानूस आवाज आई, तुमने याद किया था? वह फौरन उठकर बैठ गया और बोला, हाँ मैंने तुमको याद किया था। बताओ मैं क्या करूं? वह मगरूर औरत किसी को कुछ समझती ही नहीं। बहुत बदइखलाक और घटिया ज़हनियत है उसकी। आज़ाद ने कहा, जिस माहौल में उसने जिंदगी गुजारी है उस माहौल में उसको ऐसे ही बनना था। तुम क्यों अपनी जान जलाते हो? लाजो ने प्यार से कहा, तुमने कहा था कि वो बहुत हसीन है। मैंने पहली दफा उसको एक मर्द की निगाह से देखा और वाकई एक बारूद का ढेर है। आज़ाद ने जवाब दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे अंदर भी मर्द बेदार हो गया है। लाजो ने हंसकर कहा, मर्द तो मुझे अल्लाह ने ही पैदा किया था। अच्छा ये बताओ, अगर रामकली के अंदर उसका गुरूर, उसके मुंह से उसकी गंदी जुबान बाहर निकाल दी जाए तो तुम उसको पसंद करोगे? वाह मेरी प्यारी राहबर वाह। अरे यह सब माल निकल गया तो उसके अंदर बचेगा क्या? आज़ाद ने हंसकर कहा, मेरे नादान महबूब, उसके अंदर वो सब बचेगा जो तुमको पसंद होगा। लाजो ने जवाब दिया, तुम्हारी ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं। आज़ाद ने कहा, तो तुमको मैंने कब मजबूर किया है कि तुम अपनी खोपड़ी खर्च करो? ये मेरा काम है, मैं ही करूंगी। बस अब ठीक है। आज़ाद ने हंसकर कहा, शुक्र है तुम्हारा मूड ठीक हो गया। ठाकुर त्रिलोक चंद का चेहरा अंदरूनी कश्मकश से बिगड़ा हुआ था। उस बदचलन औरत ने, जो कि मेरी बहन है, खानदान का नाम डबो दिया है, उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर वो जिंदा रही तो ना जाने मेरे नाम और खानदान की इज्जत का क्या हशर कर देगी। 3 महीने से वो अपने किसी नए यार के साथ रह रही है। मैं क्या करूं? किसी को भेजकर उसका काम तमाम करा दूं? वो घर से पैदल ही निकल खड़ा हुआ। वो किस जगह जा रहा था, कौन सा मोहल्ला था, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके जहन पर एक धुंध छाई हुई थी। उसको हर चीज धुंधली और गैर वाज़ेह नजर आ रही थी। अंधेरी रात थी। वो जिधर जा रहा था उस तरफ के चिराग पहले ही बुझ चुके थे। वो रास्तों की पहचान खो बैठा था। अब वो एक अंधेरे में डूबी हुई हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाज़ा उसके आते ही खुद ब खुद खुल रहा था और वो उसके अंदर जा रहा था। उसके सामने जो भी चीज़ आती वो धुंध में लिपटी और गैर मुरत्तब शक्ल सूरत से महरूम होती। अब वो एक दरवाज़ा खोलकर अंदर जा रहा था। सामने एक बड़ा सा पलंग पड़ा था। उस पर एक जवान औरत सो रही थी। वो फौरन उसे पहचान गया। ये तो रामकली है, मेरी बेहया बहन।
इसने ही मेरी इज्जत को बर्बाद किया है। यही है वो नागिन जो खानदान की इज्जत को बर्बाद कर रही है। इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाता रहा मगर कोई औजार उसको नजर नहीं आया। फिर भी वो उसके सरहाने पहुंच गया और दोनों हाथ उसकी गर्दन पर जमा दिए। रामकली की आंख खुल गई। वह हैरत से अपने भाई को देखती रही मगर ठाकुर की निगाहें अजीब अंदाज में उसके चेहरे पर टिकी रहीं। रामकली कुछ हाथ पैर फेंकती मचलती रही और फिर उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। ठाकुर त्रिलोकचंद फौरन दरवाजे से बाहर निकलकर हवेली से बाहर चला गया मगर उसकी नजरों के सामने अब भी धुंध कायम थी। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ गया और वो हवेली कहाँ थी, मगर वो ये जरूर जानता था कि उसने क्या किया है। रामकली मर चुकी है, उसको पता था। मगर हैरत अंगेज तौर पर घर पहुंचते ही उसकी निगाहों के सामने धुंध साफ हो गई और वो अपने होशो हवास में वापस आ गया। वो किसका मकान था? मैंने रामकली को मार दिया। हाय, ये मैंने क्या गजब कर दिया। वो तकिया पर सर रख कर रोने लगा। हायरी बदनसीबी, मैंने खुद उसको मार दिया। मुझे कौन वहां ले गया? इतनी गहरी धुंध में मैं किस तरह उस तक पहुंच गया? ये ख्वाब तो नहीं, मगर मैं तो जाग रहा हूं। खुद अपनी बहन को गला दबाकर मार देना बहुत मुश्किल काम है। ये काम इंसान उस वक्त करता है जब उसके पास कोई रास्ता ना हो। बदनामी इससे बढ़ सकती थी, इसलिए खामोशी ही बेहतर थी। नाश्ते के बाद आज़ाद उखाड़े जाने की तैयारी कर रहा था कि उसको रामकली का पैगाम मिला और वो उसके कमरे में चला गया। वो आईने के सामने बैठी अपने बालों पर ब्रश कर रही थी और उसके गुलाबी होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट कपकपा रही थी। उसने आज़ाद की तरफ देखा मगर खामोश रही। तुमने मुझे बुलाया था, आज़ाद ने कहा, मगर उसके होंठों पर अजीब पुरस्रार सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुस्कुराते हुए उसके होंठों में बहुत खफीफ सी लर्जिश पैदा हो रही थी। आज़ाद के रगों में ऐसा मखमूर कुन जज्बा पैदा हो रहा था मगर वो खामोश थी। जिस्म की हर जुम्बिश जज्बात खेज थी। वो बड़ी मुश्किल से बोला, तुमने क्यों बुलाया था? वो मुस्कुराई मगर जवाब नहीं दिया। अच्छा, तुम मत बोलो, मैं जाता हूँ। और वो पलट गया। पीठ मुड़ते ही आवाज आई, इतनी जल्दी थक गए? ये आवाज, ये तो मैं रोज सुनता हूँ। ये आवाज रामकली तो नहीं है, ये तो लाजो की आवाज है। वो घूम गया और रामकली के करीब चला गया। तुमने कुछ कहा था? वो बोला। मैंने ही कहा था, तुम मेरी आवाज नहीं पहचानते क्या? रामकली बोली। हजारों आवाजों में मैं तो तुम्हारी आवाज पहचान सकता हूँ, मगर रामकली की आवाज की जगह लाजो तुम, ये मेरी समझ में अब तक नहीं आया। आज़ाद हैरानी से बोला। तुमको ये जिस्म पसंद था, ये चेहरा पसंद था और मुझे भी अच्छा लगता था। रामकली को उसके भाई ठाकुर त्रिलोकचंद ने मार दिया। उसकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर परलोक सुधार गई और मेरी शरीर को तरसी आत्मा ने उसके शरीर को पहन लिया। मैं लाजो हूँ, नजर तो मैं रामकली ही आऊंगी, मगर सिर्फ बाहर से। अंदर से लाजो तुम्हारे पास रहेगी। वो इत्मीनान से बोली। ये क्या चक्कर है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। वो माथे पर हाथ रख कर बोला। तुम इस चक्कर में पड़ते ही क्यों हो? जो सामने मौजूद है उस पर यकीन करो, वो बोली। मगर आज़ाद अभी तक शदीद हैरत का शिकार था। ये क्या तमाशा है? जिस्म से एक रूह निकल गई, जिस्म मर गया और दूसरी रूह अंदर दाखिल हो गई और जिस्म फिर मुतहर्रिक हो गया। तुम मुझ पर एतमाद करते हो? लाजो ने पूछा। हाँ, मैं लाजो पर पूरा एतमाद करता हूँ, आज़ाद ने जवाब दिया। तो फिर तुम यकीन कर लो कि मैं लाजो हूँ। रामकली मर गई है, लाजो ने कहा। दुनिया का सारा कारोबार एतमाद पर चलता है, इसलिए मैं तुम पर एतमाद कर लेता हूँ। दूसरा, तुम्हारे अंदाज और उसका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत मुख्तलिफ है, आज़ाद ने कहा। शुक्र है तुमने तस्लीम तो किया, लाजो हंस कर बोली। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत पाली है, लाजो ने झूम कर कहा। इतनी जल्दी मत करो, अभी मंजिल बहुत दूर है, आज़ाद ने कहा। सबसे कठिन मरहला तो मैंने तय कर लिया है, वो इठला कर बोली। मगर मेरे नज़दीक एक इससे भी ज्यादा मुश्किल मरहला बाकी है, आज़ाद बोला। बताओ क्या मरहला बाकी है? वो बोली। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ठाकुर त्रिलोकचंद अभी जिंदा है, उसके सारे खानदान के लोग जिंदा हैं। तुम अंदर से लाजो हो और जिस्मानी तौर पर, और तुम्हारा चेहरा तो रामकली का ही है। अभी तुम दुनिया के सामने किस तरह जाओगी? ठाकुर तो यही समझेगा कि तुम उसके गला दबाने से मरी थी। तुम जिंदा हो और वो तुमको दोबारा हासिल करने को कुछ भी कार्रवाई कर सकता है, पुलिस, थाना वगैरह, आज़ाद ने कहा। ठीक कहा तुमने, मैंने खुशी में इस पर गौर नहीं किया था, लाजो ने जवाब दिया। इसका हल यह है कि तुम अभी इसी हवेली में रहोगी और ठाकुर के घावों को भरने दोगी। तुम खुद अंदाजा कर सकती हो कि ये कितना गहरा घाव है, आज़ाद ने कहा। मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे, लाजो ने जवाब दिया। तुम अब मेरी इज्जत बन चुकी हो, मेरी तहवील में तुम मेरी इज्जत हो।
इसलिए तुमको जब तक ज़रूरत हुई इस हवेली में रहना है। आइंदा जो हालात होंगे उसके मुताबिक फैसले होंगे। आज़ाद ने बात ख़त्म की। मुझे तुम्हारे किसी फैसले से इख्तलाफ नहीं। तुम ज़हीन, ज़ीरक और समझदार आदमी हो। वो कि तुम्हारी उम्र अभी ज़्यादा नहीं, मगर मैं तुम्हारे साथ आगरा और दिल्ली में थी। तुमने जो फैसले वहाँ किए वो तुम्हारी जहानत के सबूत हैं। लाजो ने जवाब दिया। तुम्हारा शुक्रिया लाजो कि तुमने मेरी किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया। और आज़ाद कमरे से निकलकर उस्ताद के पास पहुंच गया। उस्ताद शेर खान उसको देखते ही बोले, अरे तुम उखाड़े नहीं गए? मैं तो समझ रहा था कि तुम जा चुके हो। एक ज़रूरी बात करना थी तुमसे, आज़ाद ने कहा। हाँ बोलो, क्या ज़रूरी बात है? उस्ताद ने जल्दी से पूछा। उस्ताद तुमको पता है मैंने एक नागिन पाली है। उसका सारा जहर तो मैंने निकाल दिया है। वो अब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसकी आवाज़ भी बंद कर दी है। जब तक पटारी में रखोगे खामोश रहेगी। मगर उसका भाई ठाकुर त्रिलोक चंद फुंकारता फिर रहा है, सूंघता फिर रहा है, इसलिए उसकी हिफाजत का खास ख्याल रखना पड़ेगा। बस यही ज़रूरी बात थी। उसका बंदोबस्त हो जाएगा, फिक्र न करो। मगर ये तो बता, ये नागिन पालने का शौक तुझे क्यों हुआ? ये तो बहुत खतरनाक शौक है। उस्ताद तुम मेरे सिर्फ उस्ताद नहीं हो और मैं सिर्फ शागिर्द नहीं हूँ। हम दोनों के कुछ जज्बाती रिश्ते भी हैं। मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोलना चाहता। बेशक मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, मगर मुझे तुम ये समझकर मुआफ़ कर दो कि वो मेरी मजबूरी है। मगर मैं तुमको सब कुछ ज़रूर बताऊँगा। आज़ाद ने बात ख़त्म की तो उस्ताद बोले, मुझे इसका अंदाज़ा था। ठाकुर की बहन को उठाना और उसका हवेली में रखना मुझे खटक ज़रूर रहा था, मगर मैं कुछ बोला भी नहीं था और ना बोलने की वजह तुम पर भरोसा था। मैं अब भी तुम पर पूरा एतमाद करता हूँ। तुम ना भी बताओ, मैं सवाल नहीं करूँगा, उस्ताद ने कहा और उठकर आज़ाद को गले लगा लिया और बोला, तू परेशान मत हो, अभी मैं जिंदा हूँ। ठाकुर और उसका कोई हरकारा हवेली के अंदर कदम नहीं रख सकता। अच्छा तू उखाड़े जा। इंसान को अपनी मशीन के पुर्जों को तेल देते रहना चाहिए। और आज़ाद उठकर बाहर चला गया। वो रोज़ाना तांगे पर हवेली से सुबह सवेरे उखाड़े जाता था। वहीं पर अक्सर नाश्ता भी करता। उसका नाश्ता भी वही होता था जो दूसरे जोर वाले लड़कों का होता। वो रोज़ाना 3 तरह की मशकें किया करता और नए लड़कों को भी दाव बताया करता। सब लोग उसको भाई आज़ाद कहा करते। वह भूल चुका था कि उसका नाम कभी बशीर था। अब तो कोई उसको बशीर कहकर आवाज़ भी देता तो शायद वह मुखातिब ना होता। स्वामी रोड के नुक्कड़ पर एक पान की साफ सुथरी दुकान से वो रोज़ाना एक पान वापसी में ज़रूर खाता था। वो पान वाला उसको जानता था। आज़ाद तांगे से उतरकर उसके करीब गया तो एक चेहरा उसको कुछ जाना पहचाना सा नजर आया। वो खड़ा होकर उस लंबी दाढ़ी वाले फ़कीर को देखता रहा। वह फ़कीर भी आशना निगाहों से उसे देखता रहा। आज़ाद की समझ में नहीं आया कि वो कौन है, इसको कहाँ देखा है। चंद मिनट के बाद फ़कीर आगे बढ़ा और बोला, तू बशीर है? मैंने पहचान लिया। आज़ाद ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, मेरा नाम आज़ाद है, मैं बशीर नहीं हूँ। मैं खुद बशीर हूँ, वह जल्दी से बोला। मगर मैं बशीर नहीं हूँ, आज़ाद ने जवाब दिया। तू मान ले कि हम दोनों बशीर हैं। फ़कीर ने उसके करीब आकर आहिस्ता से कहा, तू वही बशीर है जो नौटंकी में अपनी जान बचाकर भाग गया था? आज़ाद ने कहा, मैं तेरे साथ भागा था मगर तू तो हवा के घोड़े पर सवार था, वो बोला। आज़ाद उसके गले लग गया। तुमने ठीक कहा, हालात ही इस कदर खराब थे, मैं क्या करता। मगर तुम चले कहाँ गए थे? बशीर ने पूछा। मैं इसी शहर में था। तू तो रेलवे में मुलाजिम हो गया था, उसका क्या हुआ? तू गायब था। ठाकुर और उसके कारिंदे मुझे तलाश कर रहे थे। मैं उनको मिल जाता तो वो लोग तेरे घर तक पहुंच जाते, मगर मैं रतलाम चला गया। 1 साल तक वहां छुपा रहा, फिर जरा हुलिया बदल कर इलाहाबाद आता जाता रहा। अगर ना आता तो यहाँ के हालात किस तरह पता चलते। अच्छा ये बता, मेरे घर में अब्बा और अम्मा तो ठीक हैं? आज़ाद ने पूछा। तुझे शायद पता नहीं है कि तेरे अब्बा ने वो मकान छोड़ दिया है और वो अपने साले के पास फर्रुखाबाद चले गए हैं, बशीर ने जवाब दिया। अच्छा, मामू लियाकत के पास गए होंगे। उनको गए कितना अरसा हो गया है? तुम्हारे रूपोश होने के कुछ दिनों के बाद ही चले गए थे। वो तो शायद ना जाते, मगर उनके पास कुछ लोग आए। उन्होंने बताया कि तुम खैरियत से हो, मगर हालात इस कदर खराब हैं कि तुम मंजर-आम पर नहीं आ सकते और दुश्मन तुम तक भी आ सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि तुम ये शहर छोड़ दो। उनको फर्रुखाबाद पहुंचाने का सारा बंदोबस्त उन लोगों ने किया और साथ जाकर छोड़ आए। मैं उस वक्त यहाँ था। आज़ाद को फौरन उस्ताद का ख्याल आया। तुम अब क्या करते हो? आज़ाद ने पूछा। करता क्या हूँ, इस उलिया में फिरता हूँ और तमाशाए अहले करम देखता हूँ। पूरी जिंदगी तमाशे देखने में गुजार देगा, अब तो ये आदत छोड़ दे, खुद तमाशा बन गया है। आज़ाद ने हंसकर कहा, ये दुनिया क्या है, एक बहुत बड़ा पंडाल है।
हर कोई अपना अपना पार्ट अदा कर रहा है। यही जिंदगी है प्यारे। मेरे हिस्से में इस वक्त फकीर का पार्ट आया हुआ है, वही अदा कर रहा हूं। बशीर ने संजीदगी से कहा। अबे तो जरा ढंग का काम सीखना, आजाद ने कहा। इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि अपनी पसंद का सीखता। जो वक्त पर सूझ गया वो कर लिया। बशीर ने कहा। मेरे साथ चल, मैं तुझको ढंग का काम बताऊंगा, आजाद ने कहा। वो दोनों टांगे पर बैठे और हवेली की तरफ रवाना हो गए। उखाड़े के बाहर एक आदमी ने आगे बढ़कर आजाद का इस्तकबाल किया और घोड़े की लगाम पकड़कर एक तरफ ले गया। दरबान ने आजाद को देखते ही दरवाजा खोल दिया और बोला, आज बहुत देर लगा दी आजाद भैया। हाँ, आज बहुत देर हो गई। राम भरोसे तुम ठीक तो हो? आजाद ने पूछा। हाँ भैया, बहुत चौंका हूं, वो जल्दी से बोला। फिर वो दरवाजे के अंदर चला गया। बशीर भी उसके साथ अंदर आ गया। बाहर से इस इमारत की वुसअत का अंदाजा बशीर नहीं लगा सकता था। अंदर आकर उसको अंदाजा हुआ कि ये तो एक छोटे मोटे किले की मानंद जगह थी। चारों तरफ कमरे थे, उनके सामने मेहराबदार दालान और फिर सामने खुला मैदान जिसमें लोग अपने अपने फन की मश्क कर रहे थे। आजाद ने अंदर आते ही एक आदमी से कहा, जरा बिल्ले को बुला लो। बिल्ला अंदर ही रहता था, उसका काम हजामत और शेव बनाना था। चंद मिनट ही में बिल्ला उसके सामने खड़ा था। बिल्ले, इसको देख रहे हो? ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसको साथ ले जाओ और इसमें से इंसानी शक्ल बाहर निकाल लो, वो मुस्कुराकर बोला। बशीर ने आजाद की तरफ देखा और बोला, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी असली शक्ल बरामद कर रहा हूं। तुमको पता है तुम कहां खड़े हो? मुझे क्या पता, मैं तो अभी तक हैरान हूं, बशीर ने कहा। तुम उस्ताद शेर खान के उखाड़े में खड़े हो, आजाद ने जवाब दिया। अरे वही नामी ग्रामी बदमाश उस्ताद शेर खान, बशीर ताज्जुब से बोला। हाँ, वही नामी ग्रामी बदमाश, आजाद ने जवाब दिया। तुम भी यहीं रहते हो? वह हैरत से बोला। हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ और तुमको भी यहीं रहना है, आजाद ने जवाब दिया। देखो आजाद, मैं पंछी आजाद हूँ। मुझे कैद में रखोगे तो मेरी जिंदगी किस तरह गुजरेगी? अब तक तुमने जो कर लिया वो कर लिया, मगर अब वो करो जो मैं कहता हूँ, आजाद ने कहा। अच्छा भाई बिल्ले, इसकी खूबसूरत सी दाढ़ी मेरे जैसी और कोई खौफनाक किस्म की मूंछें रख देना। सर के बाल भी ऐसे हों कि बस लोग देखकर तारीफ करें। अब जा और अपना फन दिखा, तो खुद समझदार है। दुश्मन से छुपाना है इसको, समझ गया ना? आजाद ने कहा। खूब समझ गए भैया, बिल्ले ने जवाब दिया और वह बशीर को लेकर चला गया। 1-1.5 घंटे के बाद बिल्ले के साथ बशीर आता नजर आया। अब वो बिल्कुल बदला हुआ आदमी था। उसके बाल अंग्रेजी तर्ज के काटे गए और बड़ी अच्छी दाढ़ी चेहरे पर नजर आ रही थी, मगर कद और जिसामत के एतबार से मूंछें कुछ बड़ी थीं। आजाद ने गहरी नजर से बशीर का जायजा लिया और बोला, बिल्ले, ये आदमी कम और मूंछ ज्यादा नजर आ रहा है। क्यों बशीर, ठीक कह रहा हूं मैं? आजाद ने पूछा। अबे तुझे जो पसंद हो वो कर, मैं तो अब तेरे रहमो करम पर हूं, बशीर ने कहा। अरे गुस्सा मत कर यार, शक्ल तेरी है, तेरी पसंद भी जरूरी है। मूंछें ठीक है बोल, आजाद ने कहा। मेरे ख्याल में तो ठीक हैं, क्योंकि इन्होंने चेहरे का कुछ हिस्सा तो छुपा लिया है, बशीर ने जवाब दिया। अच्छा भाई बिल्ले, तेरा काम खत्म, अब तू जा। बिल्ला सलाम करके चला तो आजाद ने संजीदगी से कहा, देख बशीर, मेरी बात गौर से सुन। आज नहीं तो कल परसों मौत सबको आनी है। हमारा असूल यह है कि मौत से आखिरी दम तक लड़ना है। अगर दिल में यह सोच लिया जाए कि हमें मुश्किलात से गुजरना है तो तुम यकीन करो, हर मुश्किल आसान हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। बात कुछ समझ आई है? आजाद ने कहा। मुझे क्या करना होगा? बशीर ने पूछा। तुमने ये उखाड़ा देखा है? एक उस्ताद हैं जो तुमको चाकू चलाना और अपना दिफा करना सिखाएंगे। एक उस्ताद तुमको लकड़ी चलाना और उसका इस्तेमाल बताएंगे, और इस उखाड़े में तुम अपनी जान बनाओगे। इंसान के जिस्म में खून तेजी से दौड़ता हो तो दिमाग भी तेजी से काम करता है, और खून को तेज दौड़ाने के लिए जरूरी है कि उसका जिस्म मेहनत करता हो। खाने पीने की फिक्र न करना, तुम्हारी मेहनत के मुताबिक तुमको सब कुछ मिलेगा। मैं रोजाना सुबह यहाँ जरूर आता हूँ, अगर शहर से बाहर रहूं तो नहीं आता। इसी उखाड़े के किसी कमरे में तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। दर्जी तुम्हारे कपड़े सीकर ले आएगा, मगर एक बात याद रखना, किसी किस्म का नशा यहाँ पर सख्त मना है। बीड़ी सिगरेट तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मेरा नहीं, उस्ताद का हुक्म है। उस्ताद का हुक्म आखिरी होता है। अब मैं चलता हूँ, कल मुलाकात होगी। उस्ताद शेर खान आगरा चले गए। इलाहाबाद के करीब ही एक गांव है मडारा। आजाद को वहां जाना पड़ गया। अड्डे के एक कारिंदे के बाप का इंतकाल हो गया था और वो मडारा का रहने वाला था। उसका जाना जरूरी था। उन दोनों का हवेली से हटना ही गजब हो गया। दुश्मन इसी इंतजार में था। शायद 4 बजे के करीब एक तांगा हवेली के दरवाजे पर रुका। तांगे पर कोचवान के अलावा 2 आदमी थे
धोती और कुर्ता उनका लिबास था। बारीक बारीक मूंछें थीं, हाथ पैर के मजबूत देहाती नजर आते थे। सर पर पीले साफे बांधे हुए बड़े दरवाजे पर आकर उन्होंने आवाज दी, दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी काम से आए हैं। पहरेदार ने छोटा दरवाजा खोल के पूछा, काहे काम है रे? हम का बोल? अरे तुम का बोले, आजाद भैया का संदेशा है, ऊ की मेहमान के वास्ते। आजाद भैया का कौन मेहमान? हम ना ही जानत। अरे तुम कैसे रखवाले हो? हमका आजाद भैया ने दौड़ाया है, बहुत जरूरी बात है। 20 कोस से दौड़े आ रही हैं और तुम कहत हो कोई मेहमान ना ही। हम पलट जाते हैं वापस, पर तुम खुद सोच लो का अंजाम होगा तुम्हारा। पहरेदार ने चंद मिनट सोचा और फिर बोला, ठहरो, और फिर आवाज लगाई, बदलू, अरे ओ बदलू, दरवाजे पर ठहर, हम आते हैं। और वो अंदर हवेली की तरफ चला गया। उसके जाते ही एक ने बदलू के सर पर एक भारी लकड़ी से चोट लगाई। बदलू पर यह हमला अचानक हुआ था, वो ढेर हो गया। उन दोनों ने उसको उठाकर चौकीदार की कोठरी में डाल दिया। चंद मिनट के बाद ही चौकीदार आता नजर आया। वो दोनों खड़े हो गए। अभी वो कुछ कहने भी नहीं पाया था कि एक ने छुरा उसके पेट में घोंप दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उन दोनों ने उसको भी फौरन कोठरी में पहुंचा दिया और वो हवेली की तरफ बढ़ने लगे और बिल्कुल उसी कमरे के सामने जा रुके जिसमें लाजो का क्याम था। वो लोग पूरा होमवर्क करके आए थे। उनका कोई कदम ऐसा नहीं था जिससे अजनबियत जाहिर होती हो। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, कौन है? एक ने कहा, आजाद भैया का संदेशा है। दरवाजा फौरन खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक ने बढ़कर एक रुमाल लाजो के मुंह पर रख दिया और दूसरे ने उसको एक फूल की तरह उठाकर कांधे पर डाल लिया और तेजी से दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसका साथी चारों तरफ नजरें दौड़ाता साथ साथ चलता रहा और वो लोग छोटे दरवाजे के बाहर आ गए। तांगा तो लगा ही खड़ा था। आगे की सीट पर उन्होंने उसको लिटा दिया और ऊपर एक बहुत मैला सा कपड़ा डाल दिया और दरिया की तरफ चल दिए। ये सफर 1 घंटा में तय हुआ। दरिया के किनारे एक छोटा सा झोंपड़ा बना हुआ था। उसमें ठाकुर त्रिलोक चंद इन लोगों का इंतजार कर रहा था। लाजो की बेहोशी 1 घंटे के बाद खत्म हुई और वह उठकर तांगे में बैठ गई। कुछ देर तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ है। तांगा जब झोंपड़े के सामने रुका और ठाकुर उसके सामने आया तो बात उसकी समझ में आ गई। ठाकुर का दाव चल गया। वो एक बार फिर ठाकुर के रहमो करम पर आ गई है। देख ले रामकली, मैंने तुझे ढूंढ लिया। ठाकुर बोला, तेरी रामकली तूने खुद मार दी थी, मैं रामकली नहीं हूं। देख रामकली, मैं मानता हूं मैंने पता नहीं क्यों तुझको मार दिया, मगर भगवान का शुक्र है कि तू जिंदा है। तू मेरी प्यारी बहन है, मैं तुझे बहुत चाहता हूं, यकीन कर ले। वो आगे बढ़कर बोला, मगर तेरी रामकली तो उसी वक्त मर गई थी, तू भी यकीन कर ले। वो सुकून से बोली, मेरे सामने खड़ी है और कह रही है मर गई थी। अरे कोई आंख से देखा भी धोखा खाता है? ठाकुर ने जवाब दिया, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि आंख भी धोखा खा जाती है। तू भी धोखा खा रहा है। मेरी आवाज तो सुन रहा है। रामकली की ऐसी आवाज थी। मैं उसकी हमशक्ल जरूर हूं मगर रामकली नहीं हूं। तुमको किसी ने गलत इतला दी है, मैं रामकली नहीं हूं। लाजो ने कहा, मैं जानता हूं तू ये ड्रामा कर रही है। तू मेरी बहन है, मेरी ही सब बातें तेरे अंदर मौजूद हैं। मैं औरत बदलता हूं, तू मर्द बदलती है। तू 1 नंबर की हो गई है। वो लौंडा आजाद तुझे भाग गया है। पहले चौरसिया तेरे साथ था। तूने ठाकुरों की इज्जत का ख्याल किया होता। ठाकुर गुस्से से बेकाबू हो रहा था। मैं तुझको क्या बताऊं, तुझे किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं रामकली नहीं हूं? लाजो रो कर बोली। उसको अपना अंजाम साफ नजर आ रहा था। एक दफा फिर वो बेशरीर की होने वाली थी। देख रामकली, तेरी जिंदगी इस तरह ही बचेगी कि तू सच बता दे कि तू उस रात किस तरह बच गई थी। ठाकुर ने पूछा। उस रात रामकली मर गई थी, लाजो ने जवाब दिया। फिर तू कौन है? ठाकुर ने फिर पूछा। मैं रामकली नहीं, उसकी हमशक्ल एक लड़की हूँ। आज़ाद मुझे इसीलिए लाया था कि मैं रामकली की हमशक्ल थी। लाजो ने बात बनाई। फिर चक्कर दे रही है। रामकली, तेरे अंदर बड़े बल हैं, मगर मैं भी तेरा भाई हूँ। तेरे सारे बल सीधे कर दूंगा। तेरी लाश को टुकड़े टुकड़े करके मगर मच्छों को खिलाऊंगा। देखता हूँ तो फिर कैसे जिंदा होगी। और एक बार फिर रामकली ठाकुर के हाथों मारी गई। लाजो फिर बेशरीर हो गई। उसका पसंदीदा शरीर मगरमच्छों ने खा लिया और वो उसी कमरे में आ गई जहां वो रहती थी। ठाकुर ने अपनी बहन को भी नहीं बख्शा। लाजो की रूस के साथ लगी रही थी। ठाकुर अपने अड्डे पर गया और वहां से 3 आदमियों के साथ बंबई रवाना हो गया। वो जानता था कि शेर खान अब उसको नहीं छोड़ेगा। पहले आज़ाद वापस आया और उसको इस वारदात का पता चला तो वो ठाकुर की जसारत पर हैरान रह गया। 2 आदमियों की हलाकत और लाजो का लापता होना उसके लिए परेशानी का बायस तो था। वो पुलिस वगैरह के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था, मगर उसके आने से पहले ही पुलिस आ चुकी थी। उसने बता दिया कि वो आज ही मडारा से वापस आया है।
जिन लोगों के पास वो था वहां से पता करवा लिया जाए। उस्ताद शेर खान आगरा गए हुए हैं। 2 चौकीदार दरवाजे पर थे, उन दोनों को मार दिया गया है और एक नौकरानी जमीला को अगवा किया गया। उसने लाजो और रामकली दोनों का नाम नहीं लिया, एक फर्जी नाम बता दिया। पुलिस वापस चली गई। दोनों चौकीदार हिंदू थे और मुकामी थे। उनकी लाशों को उनके घर पहुंचा दिया और क्रियाक्रम में आज़ाद खुद शरीक हुआ। वह बहुत उदास था। उखाड़े के सारे लोग हवेली में आ गए। सब अपना अपना ख्याल जाहिर कर रहे थे। बशीर को अंदाज़ा हो रहा था कि आज़ाद की यहाँ क्या हैसियत है। सब लोग उसको आज़ाद भैया, उस्ताद आज़ाद के नाम से पुकार रहे थे। शाम को उसने सबको कहा, तुम लोग उखाड़े जाओ, सबको होशियार रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं हूँ, दरवाजे पर पहरादार हैं और भी कुछ लोग हैं। वो लोग वापस चले गए और आज़ाद उठकर उस कमरे में आ गया जिसमें लाजो रहती थी। फुर्सत हो गई। लाजो की आवाज़ उसके कान में आई। लाजो तुम कहाँ हो? वो बोला, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मैं तुमको छोड़कर कहाँ जाऊँगी। वह दर्द में डूबी आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था। आज़ाद ने कहा, मुझे पता है मैं बेचैन हूँ तो तुम क्यों चैन में होगे। वो बोली, तुम फिर बेशरीर हो गई, मुझे बड़ा दुख है। मेरा नसीब ही यही है, मगर मैं खुश हूँ कि बेशरीर होने पर भी मुझे तुम्हारी मोहब्बत हासिल है। मेरी मोहब्बत सिर्फ चाहे जाना है, मुझे पाने की आरजू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे नसीब में नहीं हो, मगर मैं फिर भी तुमको चाहती रहूँगी। वो उदासी से बोली, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में कोई शरीक नहीं होगा। हालांकि ये नामुमकिन बात है कि मैं सिर्फ एक आत्मा से मोहब्बत करता हूँ। मेरा तुमसे वादा है कि मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आज़ाद ने जज्बाती लहजे में कहा, ऐसा मत कहो आज़ाद, मैं तो अब सिर्फ एक हवा हूँ, तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। तुम मादरी इंसान हो, एक जिंदा इंसान, और जिंदा इंसान की ज़रूरतें कुछ और होती हैं। रूह की ज़रूरत कुछ नहीं है। हो सकता है तुम अपनी ज़रूरियात से मजबूर हो जाओ, इसलिए मैं तुमको पाबंद नहीं करती। हाँ, इसकी इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। वो उदासी से बोली, इसकी तुमको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में रहने की इजाज़त कौन लेता है? ये दिल तुम्हारा घर है। तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? आज़ाद ने पूछा। वो हुआ जो इससे पहले लाजो के शरीर के साथ हुआ था। टुकड़े टुकड़े करके मगरमच्छों को खिला दिया और खुद बम्बई भाग गया। उसके साथ 3 आदमी और हैं। त्रिलोक चंद खुद मौजूद था? आज़ाद ने पूछा। हाँ, वो खुद मौजूद था। मेरी बदनसीबी ये है कि ठाकुर त्रिलोक चंद और मेरा सामना अब तक नहीं हुआ। आज़ाद ने कहा, तुमको पूरा यकीन है कि वो बम्बई ही गया है? आज़ाद ने फिर पूछा। मैं उसके साथ स्टेशन तक थी, वो घबराहट में रवाना हुआ है। लाजो ने कहा, कर लूँगा तलाश बम्बई में भी। आज़ाद ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तलाश कर लूँगी। लाजो ने जवाब दिया, उस्ताद आगरा से आ जाएं तो फिर चलते हैं बम्बई। 3 रोज़ के बाद उस्ताद आगरा से वापस आ गए और सारा वाक़या सुनने के बाद बोले, मैं ना कहता था वो बहुत जहरीला सांप है। ज़रा सी गफलत हुई और वो काम दिखा गया। मेरा ख्याल उस्ताद कुछ और है। आज़ाद ने कहा, बताओ। उस्ताद ने कहा, बहुत कम ऐसा हुआ कि हम दोनों हवेली में ना हों, और बहुत कम वक्त ऐसा होता है सब लोग अपने अपने कमरों में हों, दरवाजे पर सिर्फ पहरेदार ही हों, मगर ऐसा ही हो जाता है। मगर बाहर वाले को इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। ज़रूर कोई हवेली में ठाकुर का जासूस है, उसने ठीक वक्त और ठीक मौका बताया और ये काम हुआ। आज़ाद ने जवाब दिया, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त मालूम होता है। अब हमें उस जासूस को पकड़ना है, क्योंकि आइंदा भी ऐसी वारदात हो सकती है, मगर मैं उसको ज़रूर पकड़ूंगा। आज़ाद ने कहा, इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करोगे? उस्ताद ने पूछा। अभी मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता, मगर इंशाअल्लाह मैं पकड़ लूँगा। अच्छा ठीक है, तुम पहले अपना तरीका इख्तियार कर लो, उसके बाद मैं अपना तरीका इख्तियार करूँगा। और आज़ाद अपने कमरे में आ गया और बोला, सुन लिया लाजो, तुमने उस चोर को पकड़ना है जिसकी वजह से तुम शरीर से एक बार फिर महरूम हो गई हो। मैंने सुन लिया है, आवाज़ आई, और तुम सुनकर खुश हो जाओ कि चोर हमारे सामने ही है। लाजो ने कहा, तुमने इतनी जल्दी पता चला लिया? आज़ाद ने हैरत से कहा, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं एक रूह हूँ? बहुत सी बातें मुझे खुद ब खुद पता चल जाती हैं। इसके अलावा मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया है, कुछ न कुछ इल्म हासिल किया है। लाजो ने हंस कर कहा, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ही अपना वक्त ख्वामखा में बर्बाद किया है? आज़ाद ने जवाब दिया, मैं तुम पर तंज नहीं कर रही। रूहानी दुनिया में यह सबक है कि इंसान की शक्ल देखकर अंदर का कुछ हाल पता हो जाता है। तो फिर बताओ, कौन है वो नमक हराम? तुम्हारी रुसवाई में एक औरत है, नाम उसका जानकी बाई है। वो ठाकुर के पास थी पहले, और उसको तुम्हारे पास हवेली में सिर्फ इसलिए भेजा गया था
कि हवेली के अंदर हालात ठाकुर को पता चलते रहे। जानकी बाई सब्जी खरीदने बाजार जाती है, वहीं पर ठाकुर के आदमी उसको मिलते हैं। तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई? मेरी आत्मा रामकली के अंदर थी। मैं उस वक्त शरीर से बाहर नहीं आ सकती थी। अगर एक बार बाहर आ जाती तो दोबारा फिर उस शरीर में मेरा दाखिला नामुमकिन होता। ऐसी सूरत में मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जानकी की सारी कार्रवाई रामकली के मरने के बाद हुई और मैं बेखबर रही। जरा तलाश करो, जानकी इस वक्त कहाँ है? 1 मिनट रुको, अभी बताती हूँ, लाजो ने जवाब दिया। चंद मिनट खामोशी रही, फिर लाजो की आवाज़ आई। वो रसोई में प्याज काट रही है। ये सुनते ही आज़ाद खड़ा हो गया और सीधा बावर्ची खाने में चला गया। जानकी ने आज़ाद को देखा तो अपनी जगह से खड़ी हो गई। आज़ाद ने गुस्से से कहा, मेरे साथ आओ, और बाहर चल दिया। जानकी के हाथ पैर जवाब दे गए। उसके दिल में तो चोर था, चेहरा पीला पड़ गया। आज़ाद के पीछे वो चली, मगर उसके कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई शराबी बहुत ज्यादा पीकर चलता है। उस्ताद के कमरे में आज़ाद चला गया। उसके बाद जानकी अंदर दाखिल हुई। आज़ाद ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, यह है वो बदजात जिसने नमक हरामी की है। जानकी उस्ताद के सामने थर थर कांप रही थी। वो सर झुकाए खामोश खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर उसका जुर्म लिखा था। वैसे तो तुम्हारा चेहरा ही गवाही दे रहा है कि तुम गुनाहगार हो, मगर मैं फिर भी तुमसे पूछता हूं कि तुमने इतना गंदा काम क्यों किया? जानकी खामोश रही तो आज़ाद ने कहा, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे जुर्म को और बढ़ा रही है। मैं गुनाहगार जरूर हूं सरकार, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि 3 कत्ल हो जाएंगे। मुझे सिर्फ ये कहा था कि रामकली को निकालना है, मगर उन्होंने वो किया जिसका जिक्र मुझसे नहीं किया था। जानकी ने बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर कहा, तुमसे उन्होंने जो कुछ कहा उससे मतलब नहीं, तुमने जो किया हमको उससे मतलब है। तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद को भी खत्म किया जा सकता है। तुम्हारा घर कहाँ है? उस्ताद ने पूछा। हजूर मुझे मुआफ कर दो, बड़ी भूल हो गई। मेरे मन में लालच आ गया था और तुम्हारे लालच ने 3 घराने बर्बाद कर दिए, ये पता है तुमको। आज़ाद ने गुस्सा से कहा, मुझे सजा दे लो सरकार, मार डालो। मेरा एक ही बेटा है, घर वाला बीमार पड़ा है। वो ज़ारों की तार रो रही थी। तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा घर कहाँ है? डंडोत बस्ती में घर है, राम मंदिर के सामने। वो बोली, तू औरत है, तुझे क्या सजा दूं? ऐसा करता हूँ तेरे बेटे को उठवा लेता हूँ, तेरी जगह वो सजा पाएगा। उस्ताद ने कहा। वह जोर जोर से रोने लगी। ये ना करना हजूर, वो बड़ा ही कमजोर दिल का लड़का है, जरा ही देर में मर जाएगा। तो फिर तुझको मुआफ कर दूं? 3 आदमियों के कातिल को मुआफ कर दूं? उस्ताद ने गुस्से से कहा। जानकी गर्दन झुकाकर रोती रही। आइंदा तो फिर करेगी यही काम, 2-4 और मरवाएगी। उस्ताद ने कहा, मेरी तौबा है सरकार, अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगी। वो रोकर बोली, जरूर करना, मगर याद रखना, तेरी और तेरे घर में जो कोई है सबकी बोटियां करके चील कौओं को डाल दूंगा। और सुन, तू किसी वक्त घर नहीं जाएगी, हवेली के अंदर ही रहेगी। तेरा हिसाब तेरे घर पहुंचा दूंगा, मगर तू नहीं जाएगी, यही तेरी सजा है। और अगर कोई तेरे पास आया तो उसको भी मुर्गा बना दूंगा। मुझे तुझ पर एतबार नहीं रहा, मगर चाहता तो तेरी टांगे चीर कर सड़क पर डाल देता, मगर क्या करूं, तू औरत है। मैं वो काम नहीं कर सकता जो ठाकुर त्रिलोक चंद करता है। यही फर्क है हम दोनों में। अब तू रसोई में जा। जानकी के जाने के बाद आज़ाद ने कहा, उस्ताद, ऐसी खतरनाक औरत को बावर्ची खाने में नहीं रखना चाहिए। मैं इसको बावर्ची खाने में रखूंगा भी नहीं। अब इसका काम पूरी हवेली में झाड़ू लगाने का होगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा उस्ताद, ठाकुर और उसके वो 3 आदमी बंबई भाग गए हैं, पक्की खबर है? हाँ, पक्की खबर है। तो फिर क्या इरादा है? मैं बंबई जा रहा हूँ। मेरे लिए यह आसानी है कि वो मुझे नहीं जानता, मगर तुम खुद भी तो उसकी शक्ल से आशना नहीं हो। उस्ताद ने कहा, मैं उसको हज़ारों में पहचान सकता हूँ। आज़ाद ने जवाब दिया, तुम्हारी बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती। बस तुम मेरे लिए दुआ करते रहा करो, काम मैं करूँगा। काम तो तुम हैरत अंगेज करते हो। हवेली के जासूसों को तुम कान पकड़ कर ले आए, और वो भी चंद मिनट में। आगरा में तुमने हैरत अंगेज काम दिखाया, दिल्ली वालों को नानी याद करा दी, और अब कह रहे हो त्रिलोक को हज़ारों में पहचान लोगे। मुझे यकीन आ गया तुम ज़रूर पहचान लोगे और उसका करिया करम भी कर दोगे। उस्ताद की आवाज़ फ़ख्र से बुलंद हुई। उस्ताद, ये तो तुम्हारी मोहब्बत और मेहनत का करम है। मैं तो खुद को अब भी तुम्हारा मामूली कारिंदा ख्याल करता हूँ। हर फलदार दरख्त झुका रहता है। उस्ताद ने आज़ाद के सर पर हाथ फेर कर कहा, वापसी में अगर इजाज़त दोगे तो फर्रुखाबाद चला जाऊंगा, रास्ते में ही पड़ेगा। आज़ाद ने पूछा, फर्रुखाबाद? अच्छा, तुमको पता चल गया। चलो मुलाकात कराना अपनी माँ और बाप से। उस्ताद ने कहा, मामू लियाकत का पता तो आपके पास होगा। आज़ाद ने कहा, हाँ, जाते वक्त लेते जाना। और ये बताओ बंबई में कहाँ क्याम करोगे? उस्ताद ने पूछा।
काम का क्या है? किसी होटल वगैरह में ठहर जाऊंगा, आज़ाद ने जवाब दिया। नहीं, मैं तुमको पता देता हूँ, भिंडी बाजार पहुँच जाना और शानो उस्ताद का नाम किसी को बता देना। शानो उस्ताद मेरा बहुत गहरा दोस्त है, हम दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, हम दोनों का बहुत साथ रहा। तुम सिर्फ मेरा नाम बताओगे बस, और फिर देखना वो कितना खुश होता है। वो तुम्हारी हर तरह मदद करेगा। बस यूं समझ लो कि तुम अपने घर में पहुंच जाओगे। मुझे मदद की ज़रूरत तो शायद ना पड़े, मगर फिर भी होटल से जान छूट जाएगी, आज़ाद ने जवाब दिया। तेरे साथ और कौन जाएगा? उस्ताद ने पूछा। किसी को साथ ले जाने की ज़रूरत क्या है, आज़ाद ने कहा। 1 से 2 अच्छे होते हैं, उस्ताद ने कहा। मैं ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं करता, इससे बात फैलती है। ठाकुर कौन सी बारात लेकर गया है? 3 ही तो हैं, एक एक करके देख लूँगा। ठाकुर खुद तो सामने आएगा नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने अब तक जो कुछ किया है उससे जाहिर होता है कि वो बहादुर नहीं है, वो छुपकर वार करने वाला बहादुर है। तुम आगरा और दिल्ली गए, मैंने तुमको किसी भरोसे ही वहाँ भेजा था, एतमाद था तुम पर, और तुमने मेरे एतमाद को पूरा भी किया। मगर अब तुम जहाँ जा रहे हो वो आबादी का जंगल है। भांत भांत के चेहरे, भांत भांत की जुबानें तुमको सुनने को मिलेंगी। एक से एक छटा हुआ उस शहर में तुमको मिलेगा। वहाँ की पुलिस भी बड़ी चौकस रहती है। शानो उस्ताद तुम्हारी पूरी मदद करेगा। देखो बेटा, हमारी ज़िंदगी और मौत के दरमियान बहुत कम फासला होता है। हम लोग बार बार मौत के करीब से गुजरते हैं। ज़िंदगी का हुस्न उसी वक्त नुमाया होता है जब इंसान मौत को शिकस्त देकर, उसके शिकंजे से निकलकर ज़िंदगी का एहसास करे तो ज़िंदगी ज़्यादा दिलकश हो जाती है। मैं ये कहूँगा कि औरों की निस्बत ज़िंदगी का ज़्यादा लुत्फ़ हम उठाते हैं। बम्बई में अपना ख्याल रखना और ज़्यादा जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश मत करना। काम पूरा करना, सुकून से करना। और दूसरे दिन आज़ाद बम्बई रवाना हो गया। बम्बई भाग दौड़ का शहर है, हर आदमी भागता नजर आता है, कोई किसी की पूरी बात नहीं सुनता, हर शख्स जल्दी में है, बेहद कमर्शियल और प्रैक्टिकल, हर आदमी मसरूफ़। हिंदुस्तान के सारे मशहूर फिल्मी हीरो हीरोइन यहाँ पर रहते हैं। लोग दिन में काम करते हैं और रात को फुटपाथों पर होते हैं। यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो नए आदमी को चौंका देती हैं। आज़ाद बम्बई स्टेशन पर उतरा और एक रिक्शा में बैठकर भिंडी बाजार आ गया। उसके हाथ में सिर्फ एक बैग था। रिक्शा से उतरकर वो एक पान की दुकान पर गया और शानो उस्ताद का पता पूछा। दुकानदार चौंक कर बोला, अरे तुम क्या? बोला, फिर बोलो। मुझे शानो उस्ताद से मिलना है। अरे पर तुम है कौन, किधर से आया है? दुकानदार ने फिर पूछा। ज्यादा खोज करने की जरूरत तुमको नहीं, तुमको पता मालूम है तो बताओ, नहीं तो मना कर दो, आज़ाद ने कहा। अरे तुम चरिया है क्या? शानो उस्ताद को हम नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? बात यह है, हम लोग को शानो उस्ताद ने बोला है कि अब उनका कोई पूछे, जल्दी बताने का नहीं है। तुम किधर से आया है पहले तुम ये बताओ। मैं इलाहाबाद से आया हूँ। कुछ नाम तो होगा? बस ज्यादा हाथ पैर निकालने की जरूरत नहीं है। तुम अड्डे का आदमी है तो उस्ताद को इतला कर दो, वरना मैं खुद तलाश कर लूंगा। अरे मामू नाराज क्यों होता है? आ चल मेरे साथ। और वह दुकान से उतर आया। तुमने मुझे मामू क्यों कहा? आज़ाद ने पूछा। मामू तो बोला है, गाली तो नहीं दिया, वो बोला। तुम मुझसे उम्र में ज्यादा मालूम होते हो। मैं मामू तुम्हारा किस तरह हुआ? अरे तुमको क्या पता, इधर सब चलता है। इतनी देर में वो एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। दरवाजे पर 2 आदमी खड़े थे। दुकानदार ने मराठी जबान में उनसे कुछ कहा। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, आओ मेरे साथ। बाहर से पुरानी नजर आने वाली ये बिल्डिंग अंदर से बहुत मजबूत नजर आ रही थी। दूसरी मंजिल पर एक बड़े से कमरे में चंद लोग बैठे थे। एक शख्स गाँव तकिया के सहारे तख्त पर बैठा था। आज़ाद फौरन समझ गया कि यही शानो उस्ताद है। उसने आगे बढ़कर एहतराम से उसको सलाम किया और फिर सबसे हाथ मिलाया और बोला, मैं इलाहाबाद से आया हूँ, उस्ताद शेर खान ने भेजा है। उस्ताद शेर खान का नाम सुनते ही शानो उस्ताद तख्त से उतर आया और उसे गले लगा लिया। आओ मेरे साथ बैठो, उस्ताद शानो ने कहा। आज़ाद तख्त पर उसके करीब बैठ गया। उस्ताद का हाल बताओ, वो बोला। उस्ताद ठीक है, उनके तीनों अड्डे बराबर हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद है, किसी आदमी की तलाश में आया हूँ। किसी अड्डे का आदमी है? शानो ने पूछा। नहीं, मगर जिम्मेदार है, पूरा हरामी है, कई कत्ल कर चुका है। 3 बंदे उस्ताद के भी मारे गए हैं। नाम क्या है? उसका नाम ठाकुर त्रिलोक चंद है। इलाहाबाद का एक गांव है करौली, वहां का रहने वाला है। तुम उसको पहचानते हो? खूब अच्छी तरह। देखो आज़ाद, ये शहर बहुत बड़ा है। यहाँ पर सिर्फ एक मेरा ही अड्डा नहीं है, हर इलाके का अलग अलग काम है, मगर हम लोग आपस में ताउन करते हैं। तुम उस्ताद शेर खान के आदमी हो, मैं तुम्हारा नाम हर अड्डे पर पहुँचा देता हूँ।
तुम्हें हर अड्डे से मदद मिल जाएगी, मगर पुलिस से जरूर बचना। पूरे शहर में बेफिक्री से उसको तलाश करो। मेरी जरूरत पड़े तो मैं हर तरह हर वक्त तुम्हारी मदद को हाजिर हूँ। ये तो मैं जानता हूँ कि उस्ताद शेर खान ने तुमको भेजा है, तो तुम पर उसका पूरा भरोसा होगा। दूसरा, तुम्हारी फनकारी पर भी वो एतबार करता होगा। उस्ताद शेर खान को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही आला दर्जे का फनकार है। उस्ताद शानो ने अपनी बात खत्म की। उस्ताद, आपकी दुआएं ही मेरे लिए बहुत हैं। काम तो मैं खुद कर लूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, आज़ाद ने कहा। तो तुम 2-1 रोज आराम कर लो और फिर काम शुरू करो, शानो उस्ताद ने कहा। मैं कल से काम शुरू करूंगा। मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत होगी, बेशक किराए की हो, मगर ड्राइवर अपना आदमी होना ज़रूरी है। दूसरा, पूरे शहर से वो वाकिफ़ हो, आज़ाद ने कहा। कल तुमको ड्राइवर भी मिल जाएगा और गाड़ी भी, किराए वगैरह की फिक्र न करना। शेर खान का काम मेरा काम है। ड्राइवर एक नाटे कद और चौड़े बदन का आदमी था। उसकी कलमें बहुत लंबी थी मगर चाको चौबंद था। फोर्ड गाड़ी अच्छी कंडीशन की थी और ड्राइवर भी उस्ताद शानो का अपना। वो 10 बजे गाड़ी लेकर आ गया और बोला, आप बोलो उस्ताद, किधर जाने का है? अरे प्यारे, मैं क्या बताऊं, तुम ही बताओ। बहुत अच्छा पैसेंजर मिला है, क्या हमको पूछता है? वो ठाठा मारकर बोला। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है प्यारे, आज़ाद ने हंसकर कहा। लो, हम तुमको आज सफ़ेद कली की सैर कराता है, वो आंख मारकर बोला। अच्छा, सफ़ेद कली, फिर चलेंगे। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम जानू ब्लेड है, वो बोला। यार, ये जानू तो ठीक है, मगर साथ वाला ब्लेड क्यों लगा हुआ है? आज़ाद ने खुश दिली से पूछा। अच्छा ये बताओ, तुम सफ़ेद कली काली कली का क्या कह रहे थे? आज़ाद ने पूछा। अभी तुम ज़्यादा खोज नहीं करो, हमने बोला है हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम बोलो, जानू ने कहा। ठीक है, आज तुम्हारी मर्जी ही चलेगी, जहाँ जी करे ले लो, हमको तो बम्बई देखना है। तुम ज़रा 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, आज़ाद ने कहा। फिर वो कमरे में एक तरफ चला गया और अलमारी खोलकर खड़ा हो गया और बोला, तुम हो लाजो? आवाज़ आई, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। बंदा कैसा है? शानो उस्ताद का खास आदमी है, माहिर फ़न है, मगर उस्ताद का वफादार है, इसीलिए तुम्हारा भी वफादार होगा, गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, तुम साथ हो ना? हाँ मैं हूँ। आओ जानू। दोनों बाहर निकल आए। जानू ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और आज़ाद उसके बराबर वाली सीट पर। गाड़ी स्टार्ट हुई और चल पड़ी। बम्बई की चौड़ी सड़कें और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आज़ाद को अच्छी लग रही थीं। वो बड़े शौक से देखता जा रहा था। एक बात बोले उस्ताद, जानू ने कहा। हम तुमको सफ़ेद कली का बोला था ना, पर यह भूल गया कि उधर दिन में कुछ नहीं होता। ये मिस्टेक हमसे हुआ है। अभी हम ऐसा करते हैं, चौपाटी चलते हैं, समुंदर का नज़ारा है, हर वक्त रौनक होता है, उधर भेलपूरी खाएंगे, मौज मेला करेंगे, जानू ने कहा। अरे जानू भाई, मैंने तो अपनी नकेल तुम्हारे हाथ में दे दी है, जिधर दिल करे ले चलो, आज़ाद ने जवाब दिया। एक बात पूछें, तुम बुरा तो नहीं मानेगा? डरता है बाबा, शानो उस्ताद का तुम मेहमान है, ज़रा सी गलती भी हमारा मामला खल्लास कर देगी। तुम 10 बात पूछो, फिक्र न करो। ये खाली पीली सड़क नापने तुम इधर आया है। तुम ये बताओ, ड्राइवर हो सिर्फ? हम ड्राइवर भी है माई बाप। इससे पहले क्या हो ये बताओ। ये मेरी तुम्हारी बात है। मैं अड्डे का आदमी हूँ, मगर अड्डे पर कम नजर आता हूँ। हम लोग का दारू का काम ज्यादा है, वही करता हूँ। शाबाश, तुमने सच बात बता दी। इससे मुझे तुम पर एतमाद हो गया है। अब मैं तुमको बताता हूँ। मैं किसी की तलाश में आया हूँ। हमारा अड्डा इलाहाबाद में है। मैं उस्ताद शेर खान का आदमी हूँ। अरे वाह मास्टर, तुमने उस्ताद शेर खान का नाम सुना है? तुमने सच बोला तो मैंने तुमको असली बात बता दिया। अगर तुम झूठ बोलते तो फिर मैं तुम्हारी गाड़ी से उतर जाता। मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुमको पहली बार देखा और बम्बई भी पहली बार आया हूँ, मगर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम मोहम्मद अली रोड पर एक फ्लैट में रहते हो। तुम्हारी बीवी है और 2 बच्चे हैं। एक लड़की बड़ी है और लड़का छोटा। तुम्हारी बीवी का नाम बल्कीस बानो है, वो पूना की रहने वाली है। और कुछ बताऊं? जानू हैरत से आज़ाद की शक्ल देख रहा था। उसने गाड़ी सड़क के किनारे लगाई और आज़ाद के पैर पकड़ लिए। ये क्या कर रहे हो? आज़ाद ने कहा। उस्ताद, हम इधर सारी उम्र फड्डेबाजी किया, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा घर बहुत कम लोग को पता है। हम ऐसा सारा धंधा अपनी बीवी से छुपाता है। तुमको इतनी जल्दी ये किस तरह पता चल गया? वो हैरत से बोला। यही बात है कि मैं आज़ाद हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे तो बहुत से काम वो देखोगे जो तुमने जिंदगी में नहीं देखे होंगे, मगर अपनी जुबान को बंद रखना होगा। मेरे राज बहुत कीमती होते हैं। तुमको एक झलक दिखा दी है। मुझसे तुम फायदा उठा सकते हो, मगर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बात लिख कर रख लो, आज़ाद ने कहा। अरे उस्ताद, आप कैसी बातें करते हो? अपुन तो अभी तुम्हारा गुलाम है, जो बोलेगा अपुन वही करेगा। जानू ने मस्कीन सूरत बनाकर कहा। तो चलो चौपाटी।
और गाड़ी सड़क पर फिर दौड़ने लगी। जानू के चेहरे पर हैरत के आसार अब तक थे और आज़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। तुमने तो इस गरीब की हवा ही निकाल दी, लाजो की आवाज़ आई। ये ज़रूरी था, इंसान ज़मीन पर रहता है, मैल मिट्टी तो लग ही जाती है, उसको साफ करना ज़रूरी होता है। मगर ये तो कुछ ज़्यादा साफ हो गया, लाजो ने कहा। मेरे मुतल्लिक इसके सोचने का अंदाज बदल जाएगा। मैं यही चाहता था, मेरे काम में ज़रा सी भी रुकावट मुझे बहुत बुरी लगती है। ये अब तुम्हारा गुलाम है, मैं इससे काम नहीं लूँगा, तुमको इसकी ज़रूरत भी नहीं। चौपाटी पर दिन में भी अच्छी रौनक थी। समुंदर के किनारे किनारे बहुत ठीले खड़े हुए थे। उनके इर्द गिर्द मेज़ कुर्सियाँ लगी हुई थीं। मेज़ और कुर्सियों का रंगो रोगन समुंदर की आबो हवा ने उड़ा दिया था। मेज़ों के इर्द गिर्द पाए रेत में धंस रहे थे। कुर्सियों पर लोग बैठे छोले और भेलपूरी खा रहे थे। बम्बई की खास सौगात है। वो दोनों भी एक मेज़ के करीब पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। जानू ने 2 प्लेट भेलपूरी का ऑर्डर दे दिया। चंद मिनट के बाद प्लेटें दोनों के सामने थीं। दोनों ने खाना शुरू कर दिया। जानू मज़े से खा रहा था मगर आज़ाद को कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, तो वो बोला, तुम इसी की तारीफ़ कर रहे थे? हाँ मास्टर, मज़ा नहीं आया क्या? अच्छी प्लेट नहीं बनाई होगी, चलो कहीं और खाते हैं। दोनों उठ खड़े हुए। आज़ाद ने पूछा, कितने पैसे हुए? चौपाटी पर तो 1 प्लेट का 50 रुपया होता है, जानू ने जवाब दिया। आज़ाद ने 100 रुपया निकाल कर ठीले वाले को दे दिया। उसने वो रुपया गले में डाल दिया, वापस कुछ नहीं दिया तो जानू ने कहा, क्या रे, पूरा 100 रुपया लेगा? अंधी लगाई है? अरे तुमको पता नहीं, रेट बढ़ गया है, ठीले वाले ने जवाब दिया। तुमको पता है ये उस्ताद शानू का खास बंदा है, तेरे को 50 रुपया महंगा पड़ेगा, समझता है क्या? ठीले वाले ने फौरन 50 रुपये निकाल कर आज़ाद को दे दिए। पहले बोलना था यार, मगर आज़ाद ने वो 50 रुपये ठीले वाले की जेब में डाल दिए और बोला, तुम अपना रेट मत खराब करो, मौज कर, कैसे दयालु से तेरा वास्ता पड़ा है। और दोनों आगे बढ़ गए। ये साला बहराम नगर झोंपड़ पट्टी का रहने वाला है, अपने को रोज़ नजर आता है मगर आंख में सूअर का बाल है, डबल पैसा लेता है। दोपहर तक वो वहाँ तफरी करते रहे। 2 बजे आज़ाद ने कहा, अब किधर चलेगा? गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं, वहाँ भी बड़ी रौनक रहती है, जानू ने जवाब दिया। गाड़ी के करीब पहुंचकर जानू गाड़ी में बैठ गया और आज़ाद बाहर ही खड़ा रहा। लाजो तुम हो? मगर जवाब नहीं आया तो वो समझ गया कि लाजो मसरूफ़ है। वो गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी रवाना हो गई। इंडिया गेट बड़ी बारौनक जगह थी। साड़ियों की रंगीनियाँ चारों तरफ बिखरी हुई थीं। लड़कियां बेबाकी से मटर गश्त कर रही थीं। भांत भांत के लोग नजर आ रहे थे। कोई गुजराती बोल रहा था, कोई मराठी, कभी कभी पंजाबी का एक आध लफ्ज़ भी सुनाई दे जाता। हिंदुस्तान के हर इलाके के लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे। बम्बई का अपना एक अलग मिजाज है, जो यहाँ आता है वो उसी मिजाज का हो जाता है। 1 घंटे इस भीड़ में रहने के बाद फिर जानू बोला, एक बात बोले मास्टर? तेरी बात सुन रहा हूँ मैं तो। इधर करीब ही हाजी अली बाबा की दरगाह है, वहाँ चलते हैं, पानी चढ़ा होगा तो वापस आ जाएंगे, पानी नहीं हुआ तो दरगाह होकर आएंगे। मेरी समझ में तेरी बात नहीं आई। पानी हुआ तो नहीं हुआ तो साफ साफ बता। बात यह है कि मास्टर कि दरगाह पानी के अंदर है, आजू बाजू पानी ही पानी है, बस एक रास्ता है, वो पानी आने से बंद हो जाता है। पानी नहीं हुआ तो दरगाह तक जा सकते हैं। अब आई ना बात समझ में, चल जल्दी कर। और दोनों दरगाह की तरफ रवाना हो गए। मगर पानी बहुत चढ़ा हुआ था। अभी हम लोग का जाना मुश्किल है मास्टर, अभी बाबा ने बुलाया नहीं है ऐसा लगता है, आज़ाद ने कहा। ऐसा करते हैं, मोहम्मद अली रोड चलते हैं, उधर फर्स्ट क्लास कोरमा रोटी खाते हैं मुसलमान होटल में, क्या बोलता है मास्टर? जानू ने कहा। इधर सब कुछ मिलता है, इधर एक दिल्ली वाले का भी होटल है, बड़ा ज़बरदस्त कोरमा बनाता है, जानू बोला। तो फिर चलो। और गाड़ी मोहम्मद अली रोड की तरफ दौड़ने लगी। लाजो की आवाज़ कान में आई, मैंने एक को तलाश कर लिया है। कौन है वो? आज़ाद ने पूछा। कोचवान जो तांगे में बाहर इंतज़ार कर रहा था। कहाँ है वो? आज़ाद ने पूछा। अंधेरी में एक मामूली सा होटल है, उसका नाम है इंडस होटल, उसके कमरा नंबर 6 में वो मौजूद है। मालूम होता है अकेला ही वहाँ ठहरा है, उसके दोनों साथी वहाँ पर नहीं हैं और ठाकुर भी नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ। जानू, मोहम्मद अली रोड पर किसी दिन चलेंगे, तुम गाड़ी अंधेरी की तरफ मोड़ दो, आज़ाद ने कहा। खाना तो खा ले मास्टर, जानू बोला। जिंदगी भर खाना ही खाते हैं जानू, एक वक्त ना खाएंगे तो मरने ही जाएंगे, तुम अंधेरी चलो। अभी तुमको उस्ताद हुआ क्या है, एकदम अंधेरी याद आ गया, जानू हैरत से बोला। मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, सवाल मत करो। ठीक है मास्टर। और उसने एक मोड़ से गाड़ी मोड़ दी और बोला, अंधेरी में किधर जाने का? इंडस होटल के सामने गाड़ी रोकना, तुम गाड़ी से मत उतरना, कोशिश करना कि तुमको कोई ना देखे और मेरा इंतज़ार करना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा।
जानू इंडस होटल जानता था। उसने मेन गेट से आगे गाड़ी रोकी और आजाद दरवाजा खोलकर उतर गया। वो अंदर चला गया। इतना बड़ा होटल नहीं था। काउंटर पर एक क्रिश्चियन पक्की उम्र की फरबानदाम औरत बैठी थी। वो आजाद को देखते ही बोली, क्या मांगता है मैन? मैं मांगने नहीं, किसी से मिलने आया हूँ, आजाद ने जवाब दिया। बोलो किससे मिलना मांगता? वो बेजारी से बोली। रूम नंबर 6 में जो आदमी है मुझे उससे मिलना है, उसका नाम बोलो। वो फिर बेजारी से बोली। 1 मिनट ठहरो, वो बोला। तुम हो लाजो? उसने पूछा। उसका नाम श्री राम ठाकुर है, लाजो की आवाज आई। वो पलट कर बोला, उसका नाम श्री राम ठाकुर है? हाँ ठीक है, हम उसको बुलाते हैं, उसने जवाब दिया। इधर नहीं बुलाओ, मैं उसके पास चला जाता हूँ, आजाद ने जल्दी से कहा। ए मैन, हम तुम्हारा फायदा करते हैं। तुम उधर जाएगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं चढ़ जाऊंगा, वो इधर आएगा तो नाराज होगा। वो हमसे बड़ा आदमी है, बात को समझो तो मैडम। और एक 500 का नोट निकालकर उसके हाथ में दे दिया। वो नोट देखकर एकदम मोम हो गई। अच्छा, हम तुमको नाराज नहीं करेगा। जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, पहले माले पर, लेफ्ट हैंड, रूम नंबर 6 में मिलेंगे, वो जल्दी से बोली। और आजाद सीढ़ियों पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही वो लेफ्ट हैंड मुड़ गया। चंद कदम के बाद ही उसको रूम नंबर 6 नजर आ गया। उसने जाते ही दरवाजा खटखटा दिया। चंद मिनट के बाद आवाज आई, कौन है? दरवाजा खोलो श्री राम, गड़बड़ हो गई है, वो बोला। फौरन ही दरवाजा खुल गया। क्या गड़बड़ हो गई है? वो निकलते ही बोला, मगर अजनबी शक्ल देखकर तेजी से पलटा। लेकिन आजाद ने उसके पलटते ही एक जबरदस्त लात मार दी। वो इस उम्मीद में नहीं था। वो बड़ी जोर से दीवार से टकराया। दोहरी मार उस पर पड़ी। इतनी देर में आजाद ने चाकू निकाल लिया और बोला, जरा भी आवाज आई तो तेरे सारे औजार बाहर नजर आएंगे। वह हैरत से आजाद को देखता रहा। जो पूछूं वो पूरी सच्चाई के साथ बता दे, इसी में तेरी जिंदगी है। झूठ बोलेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। वो सवालिया नजरों से आजाद को देखने लगा। ठाकुर त्रिलोक चंद कहाँ है? अब उसकी सांसें बहाल हो गई थी। वो बोला, पहले हमका ये बतलाओ, तुम कौन हो? मैं तेरा बाप हूं, आजाद ने गुस्से से जवाब दिया। जुबान को लगाम दे, तू हमका नहीं जानत। सुन, मेरा नाम आजाद है और मैं तुम तीनों की तलाश में आया हूं। और वो तेरा बहादुर गुरु जो भागा फिर रहा है, वो खुद को नहीं बचा सकता, तुझे क्या बचाएगा? इसके साथ ही उसका दायां हाथ का एक तूफानी मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा और उसका चेहरा बिगड़ गया और श्री राम औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। आजाद ने उसके उठने से पहले दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और बोला, और खातिर करूं तेरी? ये बोलता है ठाकुर का मुझे पता नहीं कहाँ रहता है, मगर मेरे दोनों साथी बांद्रा के पास शास्त्री की झोपड़पट्टी में रहते हैं, श्री राम ने जवाब दिया। तू क्यों उनके साथ नहीं रहा? प्रभु की एक बहन वहां रहत है। प्रभु कौन? तेरा दूसरा साथी, वो बोला। उसने इस बात में सर हिला दिया। तीसरे का क्या नाम है? उसका नाम जगत सिंह है। अब बता, तू क्यों उनके साथ नहीं रहा? वहां इतनी जगह ना ही थी। ठीक है, याद कर ले ठाकुर का पता, शायद तुझे याद आ जाए। मैं झूठ ना ही बोलत। हाँ, ठाकुर बम्बई आके सिर्फ एक दफा मुहे मिला है। ये ठीक कह रहा है, लाजो की आवाज आई। चल ठीक है, तेरी बात मान ली। अब तू जिंदगी चाहता है या मौत? मुझे माफ कर दो, बड़ी भूल हो गई। ठाकुर भी ससरा गायब हो गया, हम मारे गए, वो गिड़गिड़ा कर बोला। तुमको पता है तुमने और तुम्हारे साथियों ने क्या किया? 2 आदमी मारे गए और एक औरत मारी गई। तुम तीनों के हिस्से में एक कत्ल आया। मैं तुमको माफ कर दूं। अरे कत्ल किया है तूने, कोई बकरी नहीं मारी। खून का बदला तो देना पड़ता है। अब श्री राम की पूरी अकड़ निकल चुकी थी। वो बोला, बाल बच्चेदार हूं, रहम करो भैया, ठाकुर ने मरवा दिया। एक तरीका तेरी बचत का है, आजाद ने कहा। जो तरीका हो, हम करन को तैयार हैं। तुमको लिखना आता है? हिंदी आवत है? उठ, कागज और कलम लेकर आ। आजाद चौकस हो गया। श्री राम बड़ी मुश्किल से उठा और मेज की दराज से कागज और कलम ले आया। अब जो मैं बोलता हूं लिखता जा, गड़बड़ मत करना, मुझे हिंदी आती है। गड़बड़ी काहे करेंगे भैया? अच्छा लिख। मैं श्री राम ठाकुर हूँ। अपनी खुशी और होश में लिख रहा हूँ कि मैं ठाकुर त्रिलोक चंद का साथी हूँ। मैंने ठाकुर त्रिलोक चंद के कहने पर बहुत कत्ल किए हैं। मेरा साथी प्रभु और जगत सिंह है, जो कि बांद्रा के पास शास्त्री नगर में झोपड़पट्टी में रहते हैं। ठाकुर त्रिलोक चंद इधर बंबई में किसी को मारना चाहता है, उसी कारण हम लोगों को साथ लाया है। मगर मेरा दिल ये सब करने को नहीं चाहता, बहुत कर लिया। मेरी जिंदगी ठाकुर के हाथ में है। मना करूंगा तो वह मुझे मार देगा। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही आत्महत्या कर लूं। श्री राम ने आखिरी जुमला नहीं लिखा और सवालिया नजरों से आजाद को देखने लगा। खत पूरा कर, यही आखिरी जुमला तो तेरी जिंदगी है, आजाद ने कहा। क्या मतलब? समझ में नहीं आया। ये खत ठाकुर त्रिलोक चंद को दिया जाएगा। वो समझेगा तूने आत्महत्या कर ली है। यहाँ पर समुंदर है और लोग उसी में डूब मरते हैं। वो तुझे तलाश करेगा और मैं तुझे गायब कर दूंगा। समझ में बात आ गई?
आखिरी जुमला पूरा कर और मुझे दे ये खत। श्री राम की समझ में कुछ आया कुछ नहीं आया, मगर उसने खत पूरा कर दिया। आज़ाद ने खत उसके हाथ से लेकर पढ़ा और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तू आराम कर, फिर आऊँगा और तुझे निकाल ले जाऊँगा। आज़ाद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया और बोला, तुम हो लाजो? हाँ बोलो। मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ये कल सुबह ऊपर छत पर जाएगा और वहां से कूद कर आत्महत्या कर लेगा। जरूर करेगा, तुम कहते हो तो, लाजो ने जवाब दिया। और ये खत इसके कमरे से पुलिस को मिलेगा, आज़ाद ने कहा। यह भी मिल जाएगा। और आज़ाद सीढ़ियों से उतरकर काउंटर पर आया। काउंटर पर बुढ़िया ऊँग रही थी, मगर फिर भी आंख खोलकर बोली, अच्छा सर, फिर आइएगा। जरूर आएगा मैडम, जब तक हमारा साहब इधर है आता रहेगा। बहुत अच्छा, जरूर आओ, हमारा गलती मुआफ कर दो। कर दिया मुआफ, आज़ाद ने कहा। यह था 500 के नोट का कमाल। जाते जाते वो पलटकर फिर काउंटर पर आया और बोला, मेरा एक काम तुम कर दो तो एक नोट तुमको और मिल सकता है। तुम ऑर्डर करो सर, जरूर करेगा। आज़ाद ने एक नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दे दिया और बोला, हम इधर नहीं आया, 6 नंबर कमरे में कोई नहीं गया। हम थोड़ा अपसेट माइंड है, साफ बोलो। वो बोली, किसी को ये बात नहीं बोलना कि इधर कोई आया था। समझ में आ गई बात? आ गया, हम किसी को नहीं बताएंगे। वो जल्दी से बोली। दूसरी बात यह है कि अगर तुमने बताया तो हम तुमसे 1000 के बदले में 5000 वसूल करेगा। आज़ाद ने कहा, हम चरिया है क्या, क्यों बताएंगा? ठीक है। वह खामोशी से निकल गया। श्री राम को कमर में ज्यादा तकलीफ थी। वह मुंह हाथ धोकर काउंटर पर आ गया और दर्द की गोलियां मंगवाई। वहां पर चाय पी और खामोशी से ऊपर चला गया। काउंटर की बुढ़िया ने उसको देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। आज वो बहुत खुश थी। जिंदगी में पहली दफा उसको इतनी बड़ी टिप किसी ने दी। कोई बहुत बड़ा आदमी था, मगर शक्ल से बड़ा आदमी नजर नहीं आता था। बड़ी बड़ी मूंछें और 2 हिस्सों में तकसीम होती हुई राजपूती दाढ़ी। अगर ये ना होती तो अंदर से बड़ा गबरू जवान निकल आता। वंडरफुल, उसने सोचा। सुबह उसकी ड्यूटी खत्म हो गई और वो 8 बजे होटल के दरवाजे से बाहर आ गई। एक बहुत भारी चीज उसके सामने फुटपाथ पर गिरी। अरे ये तो कोई आदमी है। वो उसकी तरफ दौड़ी। उसके साथ 2-4 और दौड़े, मगर वो आदमी चंद मिनट के बाद साकित हो गया। उसका सारा जिस्म खून में नहा गया। एक आदमी ने उसको सीधा कर दिया। अरे ये तो नंबर 6 का मुसाफिर है। वो चीखी और पलटकर होटल की तरफ दौड़ी। डिसूजा, वो काउंटर के पास चीखी, तुम किधर है डिसूजा? एक उधेड़ उम्र आदमी एक कमरे से निकला और बोला, क्यों सुबह सुबह शोर करता है रोजी? तुम जाकर देखो, वो अपना नंबर 6 का पैसेंजर फुटपाथ पर पड़ा है, ऊपर से गिरा है, हमारे सामने गिरा है। वो जल्दी से बोली। अच्छा जाता है, तुम सुबह सुबह क्या लफड़ा डाल दिया? वो बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। बाहर अब बहुत भीड़ हो गई। ये सब तमाशाई थे जो 2-4 मिनट खड़े हुए और फिर अपने काम पर चले गए। बंबई में किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि बिला वजह किसी दूसरे मामले में टांग फंसाए। डिसूजा वापस आया, पुलिस को फोन किया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। किसी ने लाश पर मैली सी चादर डाल दी थी और 4 पत्थर उसके सरहाने और पैरों के पास रख दिए। लोग आते जाते एक नजर लाश पर डालते और आगे चल देते। मैडम रोजी भी वापस आ गई और काउंटर के पास ही मौजूद थी। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। उसने आते ही मैनेजर डिसूजा से पूछा, तुम इस आदमी को जानते हो? ये हमारा पैसेंजर है, नंबर 6 में रहता है। बराबर जानता है सर। ये कब गिरा है? अभी हमारा काउंटर वाला मैडम रोजी छुट्टी करके जाता था कि उसके सामने ऊपर से गिरा। वो जल्दी से बोला, मैडम रोजी किधर है? मैनेजर ने रोजी की तरफ इशारा कर दिया। मैडम तुम ये बताओ, ये तुम्हारे सामने गिरा है? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। हम घर जाता था, दरवाजे पर था कि यह हमारे सामने ऊपर से गिरा, रोजी ने जवाब दिया। ऊपर कितना पैसेंजर ठहरा है? 2 और है, एक तो बंगाली है, वो सुबह 7 बजे चला जाता है। एक रात को नहीं आया, वो हमको बोला था हम रात को नहीं आएगा। और कोई नहीं है। ऊपर 6 कमरा है, रोजी ने बताया। इसके गिरने के बाद कोई ऊपर गया तो नहीं? ऊपर कोई नहीं गया। डिसूजा बोला, आओ मेरे साथ। डिसूजा के साथ इंस्पेक्टर चला गया और सीधा कमरा नंबर 6 में पहुंच गया। एक टीन की पेटी के सिवा कोई सामान पैसेंजर का नहीं था। मेज पर एक कागज खाली गिलास के नीचे पड़ा था। इंस्पेक्टर ने टीन की पेटी खोलकर देखी। उसमें 2-4 जोड़े कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। मेज पर धरा कागज उसने उठा लिया, खोलकर पढ़ा और फौरन वापस मुड़ गया। नीचे उतरकर उसने कहा, मुसाफिर का सामान अपने पास हिफाजत से रखना, जरूरत पड़ेगी। और होटल से बाहर आ गया। इतनी देर में एम्बुलेंस आ गई। मौका की कार्रवाई करने के बाद वो डिसूजा से बोला, तुम्हारी और मैडम रोजी की जरूरत पड़ेगी, तुम लोग बाहर मत जाना। जाओ तो इलाका पुलिस से जरूर पूछना, नहीं पूछोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे, याद रखना। लाश उठाने से पहले 1-2 फोटो भी उतारे गए। 1-2 अखबारी रिपोर्टर भी आ गए। इंस्पेक्टर ने उनको सारी तफसीलात बताई।
वो खत भी दिखाया और उनका मजमून भी पढ़कर बताया। रिपोर्टर्स ने पूरा मजमून नकल कराया। दूसरे दिन बंबई के अखबारात में मरने वाले की फोटो और उसके सारे हालात मौजूद थे। अब पुलिस को ठाकुर त्रिलोक चंद और उसके 2 कातिल साथियों की तलाश थी। उस्ताद शानो ने यह खबर पढ़ी तो वह आज़ाद से बोला, तुमने ये खबर पढ़ा आज़ाद?